आज हमारी चर्चा का विषय है पुनः जागरण। पुनः जागरण के विषय में सबसे पहले हम पुनः जागरण का अर्थ सीमित और व्यापक अर्थों में देखेंगे। इसके पश्चात पुनः जागरण के कारणों पर विचार करेंगे। फिर पुनः जागरण की क्या प्रमुख विशेषताएं थीं उस पर बात होगी। इसके पश्चात पुनः जागरण के क्या प्रभाव पड़े थे यूरोप पर या विश्व पर, इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निष्कर्ष के रूप में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं पुनः जागरण का क्या अर्थ था। पुनः जागरण जो शब्द है, शब्द से ही स्पष्ट है, पुनः जागरण, फिर से जागना, फिर से वही जागेगा जो पूर्व में भी जागा हुआ था। तो यूरोपीय समाज प्राचीन काल में जागृत अवस्था में था, मध्यकाल में मोह निद्रा में, लंबी मोह निद्रा में सुषुप्त हो गया था। पुनः इस काल में आकर, आधुनिक काल में आकर, या 13वीं शताब्दी के अंत से प्रारंभ होता है पुनः जागरण का काल। इस काल में पुनः जागृत हुआ। यह फ्रेंच शब्द रेनेसां से उद्भूत है, उसका शब्दानुवाद है फ्रेंच शब्द रेनेसां। पुनः जागरण के समान अर्थों में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। पुनः जागरण के समानार्थी शब्दों के रूप में सांस्कृतिक पुनरुत्थान, बौद्धिक नवजागरण, नवोत्थान, नवीन विद्या, पांडित्य का पुनः उदय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है पुनः जागरण के स्थान पर। पुनः जागरण शब्द से ही स्पष्ट है, फिर से जागना। मध्यकाल में यूरोपीय समाज मोह निद्रा में सुषुप्त था, आधुनिक काल में जागृत हुआ। व्यवहारिक तौर पर अगर देखें तो सामंतवादी व्यवस्था, विलासी राज परंपरा, भ्रष्ट चर्च व्यवस्था, अंधविश्वास, क्षेत्रीयता, रूढ़िवाद तथा अज्ञान, ये मध्यकालीन समाज की विशेषता थी। सामान्यतः 13वीं शताब्दी से या उसके उत्तरार्ध से लेकर 16वीं सदी तक जो व्यापक परिवर्तन समाज में हुए, यही काल पुनः जागरण का काल या पुनः जागरण इस समय के परिवर्तनों को कहा जाता है। व्यापक अर्थों में हम बात करें तो व्यापक अर्थों में पुनः जागरण शब्द का अर्थ आधुनिक युग के समानार्थी शब्द के रूप में लिया जाता है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने आधुनिक युग के विषय में चर्चा की है। तो उसके समानार्थी शब्द के रूप में जब व्यापक अर्थों में बात करते हैं तो वह उसी के समान हो जाता है। पुनः जागरण अर्थात आधुनिक युग कह सकते हैं व्यापक अर्थों में। पुनः जागरण के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों में सामंतवाद का विघटन, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, बुद्धि स्वातंत्र्य, वैज्ञानिक गवेषणा में रुचि, भौगोलिक ज्ञान का विस्तार, उपनिवेशों की स्थापना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तन, पूंजीवाद का विकास, वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रारंभ होना, साहित्य, संस्कृति एवं कलाओं के क्षेत्र में होने वाले व्यापक परिवर्तन सम्मिलित थे। रॉबर्ट इरगैंग के अनुसार व्यापक तौर पर इसका तात्पर्य मध्य युग से वर्तमान युग को प्रारंभ करने के उन सभी परिवर्तनों से है जिनके द्वारा सामंतशाही का पतन, प्राचीन साहित्य का अध्ययन, छापे खाने का प्रारंभ होना, बारूद एवं कुतुबनुमा का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों का आरंभ, अमेरिका की खोज एवं प्रारंभिक पूंजीवाद का प्रारंभ इत्यादि हुए। ये व्यापक अर्थों में जब हम बात करते हैं तो इसका दायरा इतना व्यापक हो जाता है। किंतु इस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है सीमित अर्थों में भी। सामान्य तौर पर संकुचित अर्थों में इसका प्रयोग यूनानी तथा रोमन साहित्य, सभ्यता, संस्कृति एवं कला के पुनः अध्ययन के लिए हुआ है। सीमित कर दिया गया कहाँ तक? यूनानी और रोमन साहित्य, सभ्यता, संस्कृति एवं कला, इसी के अध्ययन तक इसको सीमित अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। पुनः जागरण का अभिप्राय सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक हुए थे। सामान्य तौर पर 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इसको स्वीकार किया जाता है। इन परिवर्तनों के अंतर्गत भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण, आध्यात्मिकता के प्रति उदासीनता, भौतिकवाद बढ़ा, आध्यात्मिकता की ओर लोगों का रुझान कम हुआ।
प्राचीन यूनानी और रोमन विद्या साहित्य कला में रुचि लेना प्रमुख था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की परिभाषा है, सीमित अर्थों में इसको हम देख सकते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ विद्या, कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं का विकास है। तो इस तरह से दो अर्थों में, व्यापक अर्थों में तो आधुनिक युग के रूप में ले सकते हैं, और सीमित अर्थों में हम इसका जो अभिप्राय है वो मुख्य रूप से यूरोपीय कला, साहित्य, क्लासिकी साहित्य का अध्ययन और कलाओं के विकास के संदर्भ में लेते हैं। अर्थ के स्पष्टीकरण के पश्चात हम कारणों पर विचार करेंगे कि किन कारणों से पुनः जागरण की व्यापक घटना, बड़ी घटना घटित हुई। पहला कारण था धर्म युद्ध। धर्म युद्ध के कारण, जिसको क्रूसेड्स कहा जाता है, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह युद्ध हुआ। यरूशलेम की पवित्र भूमि को लेकर लंबा संघर्ष हुआ, जिसमें पोप की अध्यक्षता में ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ लंबा संघर्ष किया। ये संघर्ष 200 वर्षों तक चला। इस संघर्ष में यूरोप के लोगों का संपर्क पूर्वी सभ्यता के साथ हुआ, पूर्वी लोगों के साथ हुआ। इससे उनके ज्ञान में वृद्धि हुई, भौगोलिक ज्ञान और व्यापार में भी बड़ी तीव्रता के साथ वृद्धि हुई, और उस ज्ञान का प्रयोग उन्होंने यूरोप में किया और पुनः जागरण की घटना घटित हुई। वैसे भी युद्ध के काल में मेरा ये मानना है कि जब भी संकट काल होता है, उस समय मनुष्य अपनी सर्वोत्तम बुद्धि का प्रयोग करता है। संकट आने पर सबसे अच्छी बुद्धि उसका मनुष्य की प्रयुक्त होती है, और इस कारण से धर्म युद्ध के समय अपनी बुद्धि का इन्होंने प्रयोग किया और उसके कारण पुनः जागरण घटित हुआ। दूसरा था मंगोल साम्राज्य से संपर्क। मंगोल साम्राज्य में दुनिया भर के विद्वान एकत्र होते थे। मंगोल आक्रमणकारी भीषण आक्रमण करते थे और विद्वानों, कलाकारों को उनकी हत्या न कर उनको सुरक्षित लेकर वो अपने देश, अपनी राजधानी में ले जाया करते थे। जब उनसे इनका संपर्क हुआ तो यूरोपियन लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई। उनके विद्वानों से, कलाकारों से भेंट करके इन्होंने भी सीखा और उसका प्रयोग यूरोप में किया। तो मंगोलों से संपर्क के कारण यूरोपियन लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई और उसका प्रयोग पुनः जागरण के लिए यूरोप में हुआ। कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम आधिपत्य प्रमुख घटना थी, प्रमुख कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बर्जेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। कुस्तुनतुनिया पर 1453 में मुस्लिम आधिपत्य स्थापित हुआ था। इसके विषय में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। मुस्लिमों से प्रताड़ित होकर यूरोपीय विद्वान, कलाकार बड़ी संख्या में इन्होंने पलायन किया और ये यूरोप की ओर चले गए, यूरोप वापस गए। आपको ये ज्ञात होगा कि तुर्कों ने, मुस्लिमों ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी और इनका साम्राज्य यूरोप तक विस्तृत था। यूनान, सर्बिया आदि एक वृहद क्षेत्र यूरोप का तुर्की के साम्राज्य में सम्मिलित था। तो वहाँ पर स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से मुस्लिम राज्यों में होता है, अत्याचार इन पर हो रहे थे, क्योंकि विधर्मी थे, दूसरे धर्म को मानने वाले थे। इनके पास जो इनके ग्रंथ थे उनको भी नष्ट किया जा रहा था, इनके जो पूजा स्थल थे उनको नष्ट किया जा रहा था, और इस कारण से ये पलायन कर रहे थे। तो स्वाभाविक है, ज्ञानी व्यक्ति अपने ग्रंथों के साथ जब यहाँ पहुँचे, यूरोप पहुँचे, तो उन्होंने पुनः जागरण लाने में बड़ी भूमिका अदा की। नवीन आविष्कार, छापे खाने के आविष्कार ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। छापे खाने के आविष्कार के साथ ग्रंथ बड़ी संख्या में छापे गए, समाचार पत्र छापे गए। नहीं तो पहले हाथों से ही लिखा जाता था, तो एक ग्रंथ की मूल प्रति है, फिर कुछ लोग मिलकर उसकी प्रतिलिपि करते थे, बहुत समय लगता था, संख्या भी ज़्यादा नहीं हो पाती थी। अब छापे खाने के कारण बड़ी आसानी से बहुत सारे ग्रंथ विचारकों के, सामान्य लोगों को उपलब्ध हो सके। समाचार पत्र भी, छोटे लेख भी लिखे जाने लगे। तो छापे खाने के आविष्कार ने बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ, दिशा सूचक यंत्र, इससे व्यापारिक यात्राएं आसान हुई। कागज़ के आविष्कार ने छापे खाने के आविष्कार को तीव्रता से आगे बढ़ा दिया। कपड़े बनाने की नवीन मशीनें बनाई गईं, कपड़े के क्षेत्र में क्रांति हुई। सेफ्टी लैंप, क्लोरीन, भाप चलित इंजनों ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया, आपको ज्ञात है। इसी से फिर भाप की शक्ति से ट्रेन चली, रेल का विकास हुआ, एग्जॉस्ट फैन, ऐसे अनेक आविष्कार हुए
और इनका समाज पर व्यापक प्रभाव हुआ। जीवन शैली लोगों की बदलती गई नवीन आविष्कारों के साथ। भौगोलिक खोजों ने भी इसी प्रकार से बड़ा परिवर्तन किया समाज में। मैगलन ने धरती का गोल होना प्रमाणित किया, यद्यपि वह प्रमाणित पूर्व करने के पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी टीम ने यह काम पूरा किया। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। बार्थोलोमेओ डियाज ने उत्तमाशांतरीप खोजा। वास्को डी गामा आप सभी जानते हैं, भारत तक मार्ग की खोज की। अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिका की मुख्य भूमि खोजी। कोपरनिकस, गैलीलियो, इन्होंने जो खोज की कि पृथ्वी गोल है, चक्कर लगाती है अपने ही स्थल पर, सूर्य का चक्कर लगाती है। नक्षत्रों के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ दी गईं। तो इस तरह के जो भौगोलिक खोज थे, उन्होंने समाज की सोच को परिवर्तित कर दिया। बड़ा परिवर्तन इसमें आया। नगरों का उदय हुआ। फ्लोरेंस, ओवियो, वेनिस, लीड्स, लिवरपूल, ग्लासगो, ये उदाहरण हैं। इटली और इंग्लैंड के, फ्रांस में भी और अन्य देशों में भी नवीन नगरों का उदय हुआ। नवीन नगर शिक्षा और व्यापार के केंद्र थे। नवीन नगरों में मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादातर निवास करते थे, तो ज्ञानी वर्ग था। तो नवीन नगरों ने ज्ञान के केंद्र के रूप में, शिक्षा के केंद्र के रूप में, कला के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जागृति लाने में, नवजागरण लाने में या पुनः जागरण लाने में। तो नवीन नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार आदि जो बुद्धिजीवी वर्ग में माने जाते हैं। मध्यम वर्ग के लोग ज्ञान संपन्न थे, बुद्धिजीवी थे। इन्होंने पुनः जागरण का नेतृत्व किया। मैं हमेशा इस बात को रेखांकित करता हूँ कि मध्यम वर्ग हमेशा ज़्यादातर क्रांतियों में, अधिकांश क्रांतियों में नेतृत्व करने वाला वर्ग होता है। और उसका कारण ये होता है कि समाज में जो उच्च वर्ग होता है वह हमेशा संतुष्ट होता है, धन संपन्न होता है, सम्मान संपन्न होता है, सुविधा संपन्न होता है, इसलिए वह शांत रहता है। निम्न वर्ग होता है वो अपने दैनिक जीवन में उलझा होता है, रोटी, कपड़ा और मकान जिसको कह सकते हैं, उसमें उसका उलझाव होता है, असंतुष्ट तो होता है, लेकिन समय उसके पास संघर्ष करने के लिए कम बचता है। मध्यम वर्ग बीच का वर्ग होता है और वह वर्ग सम्मान में अवश्य कम होता है, किंतु धन संपन्न भी होता है, बुद्धि संपन्न होता है और उसके पास समय की भी कमी नहीं होती है। बीच में असंतुष्ट वर्ग मध्यम वर्ग होता है, इसलिए वह हमेशा ज्ञान संपन्न होने के कारण, असंतुष्टि के कारण सम्मान की प्राप्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और वह निम्न वर्ग को भी अपने साथ लेता है। तो इस तरह से मध्यम वर्ग का उदय यूरोप में हुआ। इसके पहले मध्यम वर्ग वहाँ पर नहीं था, उच्च और निम्न वर्ग ही था। तो मध्यम वर्ग के उदय के साथ क्रांति की गतिविधियाँ, जागरण की गतिविधियाँ यूरोप में प्रारंभ होती हैं। तो मध्य वर्ग की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, केंद्रीय भूमिका थी इस वर्ग की। सामंतवाद का पतन एक प्रमुख कारण था। सामंतवाद जो व्यवस्था थी ये पुरातनपंथी व्यवस्था थी, मध्यकाल की द्योतक थी, रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, समाज को आगे बढ़ने में रोकने का काम, बाधा का काम इसका प्रमुख काम था। ये विशेषाधिकार संपन्न थे, इनके पास अधिकार थे, शासन के अधिकार थे, राजा से भी ये लड़ लेते थे, आम जनता के शोषक थे। इस कारण से बड़ी बाधा के रूप में सामंतवाद नवजागरण या पुनः जागरण के क्षेत्र में थे। इनके पतन के साथ ही जो बड़ी बाधा थी, जो लगातार अवरोध खड़ा कर रही थी, वो चला गया और इसके साथ ही तीव्रतापूर्वक नवजागरण या पुनः जागरण का कार्य संपादित हुआ। राष्ट्रीय राजतंत्रों की स्थापना हुई, इसने भी बड़ी भूमिका निभाई। सामंतवाद इसके मार्ग में बाधा था। राष्ट्रीय राजतंत्रों में राजा शक्ति संपन्न हुए, राजतंत्रों के शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हुई जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। राष्ट्रीय भाषा के विकास में साहित्य को इन्होंने प्रोत्साहित किया। जो भी विचारक थे, साहित्यकार थे, कलाकार थे, इनको इन्होंने राजाश्रय प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक पुनरुत्थान संभव हुआ या नवजागरण संभव हुआ, या कह सकते हैं पुनः जागरण जिसको हम कह रहे हैं, रेनेसां, वह घटित हुआ। तो राष्ट्रीय राजतंत्रों की भूमिका भी एक कारण के रूप में, महत्वपूर्ण कारण के रूप में थी। यूनानियों का दृष्टिकोण अगला कारण था। यूनान इस समय तुर्की के अधीन था। मुसलमानों के अत्याचारों के कारण यूनानी यूनान से भागकर यूरोप के अन्य क्षेत्रों में, विशेषकर पहले तो इटली में पहुँचे
और उसके बाद अन्य क्षेत्रों में यूरोप के फैल गए। इनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, तर्कपूर्ण था। इन्होंने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क से लोगों को प्रभावित किया और जागृति लाने में इन विद्वानों की भूमिका या इनका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण था। दार्शनिकों एवं विचारकों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस काल में दार्शनिकों और विचारकों की भूमिका ने पुनः जागरण में महती भूमिका अदा की। इनमें इरास्मस, थॉमस मोर, सर्वेंटीज, शेक्सपियर, पेट्रार्क, बोसेसियो, मैकियावेली, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, ये कुछ उदाहरण हैं। सैकड़ों थे ऐसे विद्वान जिन्होंने पुनः जागरण को शीघ्र लाने में या उस घटना को घटित होने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। इनके लेखों से, इनके भाषणों से यूरोपीय जनता प्रभावित हुई और उनके विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ और पुनः जागरण घटित हुआ। छापे खाने के आविष्कार को हमने अलग से फिर से बताया है कि छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने 1450 में जर्मनी में किया था। विचारों के प्रसार में इसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। बड़े पैमाने पर ग्रंथ लिखे गए, छापे गए, समाचार पत्र, उनकी कॉपियाँ बड़ी संख्या में प्रकाशित हुए। इस तरह से विचारों के प्रसार में छापे खाने की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। धर्म सुधार आंदोलन का श्री गणेश मार्टिन लूथर ने किया। 1517 में विटनबर्ग नगर में जर्मनी में ये प्रारंभ हुआ था। पाप मोचन पत्रों के विक्रय को उसने रोका था। 39 प्रसंगों से तर्कों के माध्यम से बिकने नहीं दिया था। चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ यह आंदोलन था। एक नवीन मत, प्रोटेस्टेंट मत खड़ा हुआ। इसके बाद कैथोलिक धर्म में भी सुधार को की प्रेरणा उनको प्राप्त हुई और धार्मिक क्षेत्र में भी क्रांतीय आंदोलन की स्थितियाँ निर्मित हुई, जिसके कारण क्योंकि यूरोप की जनता धर्मप्राण थी, ईसाई धर्म वहाँ का प्रमुख धर्म था, उसमें बड़ा परिवर्तन हुआ। जो पुरातनपंथी सोच थी वह नष्ट हुई। पोप की जो तानाशाही थी वह भी नष्ट हुई। पोपशाही की व्यवस्था, चर्च की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुए। व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि भी एक कारण बना क्योंकि व्यापारी यूरोप में सर्वाधिक थे। वे पूर्व की ओर व्यापार करते थे और इसके कारण बड़ा संपर्क इनका पूर्वी सभ्यता के साथ हुआ। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, स्वाभाविक है अपने देश में गए तो वहाँ भी इसका प्रसार किया। तो ये प्रमुख कारण थे जिन कारणों के कारण पुनः जागरण घटित हुआ। अब हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता थी प्राचीन रोमन एवं यूनानी साहित्य का पुनर्अध्ययन हुआ। पुनर्अध्ययन से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में भी अध्ययन होता था, किंतु मध्यकाल में इनका जो अध्ययन हुआ उसका दृष्टिकोण सीमित रहा था। मध्यकाल में भी हुआ लेकिन सीमित दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण था। मध्यकाल में लैटिन भाषा के लेखक वर्जिल, सिसरो और सीजर ज़्यादा लोकप्रिय थे। इस काल में प्लेटो, अरस्तु अधिक लोकप्रिय हुए। मध्यकाल में चर्च के सिद्धांतों को केवल पुष्ट करने वाले ही तर्क दिए जाते थे, किंतु इस काल में चर्च से संबंधित बातें ही न कर लौकिक बातें भी इन विद्वानों के द्वारा की गई या उस तरह की बातों को हाईलाइट किया गया, बताया गया। मानवतावाद एक प्रमुख विशेषता के रूप में थी। प्राचीन रोमन और यूनान के क्लासिकी साहित्य का अध्ययन करने वाले यूरोपीय विद्वान मानवतावादी कहलाते हैं। क्लासिकी साहित्य का जो अध्ययन करते हैं, प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य का। मानववाद से अभिप्राय उन्नत ज्ञान से है। लौकिक एवं भौतिक जीवन पर यह विशेष बात थी कि मानववाद के अंतर्गत लौकिक और भौतिक जीवन पर अधिक जोर दिया गया। आध्यात्मिक और पारलौकिक जीवन, स्वर्ग, नर्क, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, जीव, आत्मा आदि के बारे में चर्चा नहीं की गई, उसको हतोत्साहित किया गया। उसके स्थान पर लौकिक जीवन, भौतिक जीवन जो हमारा सांसारिक जीवन है, उस पर जोर दिया गया। तर्क और प्रमाण को महत्ता प्राप्त हुई। भौतिकवादी शिक्षा पर जोर दिया गया। भौतिक सुख सुविधाओं को महत्व दिया गया। शासकों द्वारा मानवतावादी जो चिंतक थे, विचारक थे, उनको संरक्षण दिया गया। प्रमुख मानवतावादी चिंतकों में पेट्रार्क, बोसेशियो, इरास्मस, थॉमस मोर, यूक्लिन, फिलिप मेलांकथन, जॉन कॉलेट थे। पेट्रार्क मानववाद के जन्मदाता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ये प्रमुख विशेषता थी। हेयस ने लिखा है कि नवजागरण की प्रस्तुति मानववाद द्वारा हुई। तो मानववाद एक प्रमुख विचारधारा के रूप में है। इसमें मनुष्य को केंद्र में रखकर, मनुष्य की सुख सुविधाओं को केंद्रित करके, लक्ष्य करके
कार्य किया गया या विचार रखे गए। तो मानववाद प्रमुख विशेषता थी। व्यक्तिवाद का विकास हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व मिला, आत्मसंतुष्टि को त्याग और बलिदान की तुलना में अधिक महत्व दिया गया। व्यक्ति संतुष्ट हो, त्याग बलिदान पर जोर नहीं दिया गया। भौतिकवादी सफलता महत्वपूर्ण है। चर्च और सामंतों के नियंत्रण से पूर्ण मुक्ति एवं शासन का सीमित नियंत्रण ही स्वीकार किया गया। स्वार्थपरक व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण का विकास हुआ। इस तरह से व्यक्तिवाद का विकास इस काल में हुआ। अधिक से अधिक व्यक्तिगत स्वाधीनता पर जोर दिया गया। नैतिक मूल्यों में इसी के कारण नैतिक मूल्यों में ह्रास हुआ। आत्मत्याग और आत्मसंतुष्टि में आत्मत्याग की तुलना में आत्मसंतुष्टि को महत्वपूर्ण बताया गया। व्यक्ति संतुष्ट हो, त्याग करने की बात न हो। स्वयं केंद्रित जीवन व्यक्ति ने जीना शुरू किया। यह दृष्टिकोण स्वार्थपूर्ण था। स्वाभाविक है, इस कारण से नैतिकता में कमी आई और उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ। धर्म सुधार आंदोलन चला मार्टिन लूथर के नेतृत्व में। हमने पूर्व में भी इसी वीडियो में चर्चा की। भ्रष्ट चर्च का विरोध किया गया। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ। पाप मोचन पत्रों की बिक्री का विरोध करके इसका प्रारंभ किया गया। व्यापक जन समर्थन इसको प्राप्त हुआ था। प्रोटेस्टेंट मत का उद्भव हुआ। ये धर्म सुधार आंदोलन था। व्यापक आंदोलन चला और इस कारण से धर्म क्षेत्र में बड़ी क्रांति हुई। ये विशेष प्रमुख विशेषताओं में थी। वैज्ञानिक अन्वेषण शुरू हुआ। रोजर बेकन के द्वारा प्रायोगिक विज्ञान की नींव रखी गई। छापे खाने का आविष्कार हुआ, हम चर्चा कर चुके। दिशा सूचक यंत्र आविष्कृत हुआ। बारूद और आग्नेय अस्त्र आविष्कृत हुए। विस्तृत विवरण हमने इसके बारे में दिया है इसी अध्याय में। तो वैज्ञानिक अन्वेषण इस काल में हुए और उनका बड़ा परिणाम हुआ। भौगोलिक खोजें, इस पर भी हमने इसी अध्याय में विस्तार से चर्चा की है। बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तम आसान तरीब खोजा, आप जानते हैं। वास्को डी गामा, कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुसी, मैगलेन, इन सभी ने भौगोलिक खोजें की, भौगोलिक यात्राएं की और इस तरह से इन खोजों को भी एक प्रमुख विशेषता के रूप में माना जाता है। लोक भाषा और राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ। यूनानी और लैटिन के स्थान पर लोक भाषा को महत्व दिया गया। इटली में इटालियन, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में इंग्लिश, जर्मनी में जर्मन। इस तरह से लोक भाषा, जहाँ की जो भाषा थी उसको प्रोत्साहन मिला। इस तरह से इनको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो लोक भाषा और राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ। अगली विशेषता कलाओं का विकास हुआ। स्थापत्य, मूर्ति, चित्रकला, संगीत कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। यूरोपीय कला और क्लासिकी कला की परंपराओं में समन्वय हुआ। पुरानी कला और नई कला में समन्वय हुआ। कलाकारों ने प्राचीन रोमन और यूनानी कला से प्रेरणा प्राप्त की। कला अभी भी धर्म प्रधान रही। बाइबिल से संबंधित विषयों पर कला का अंकन किया गया। नवीन तकनीकों का विकास हुआ। कला में यथार्थ और आदर्श का समन्वय हमको देखने को मिलता है। व्यापारिक उन्नति इस काल की विशेषता थी। कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम आधिपत्य के कारण थल मार्ग तो सीमित हो गया, क्योंकि थल मार्ग का मुख्य आप सभी जानते हैं दरवाज़ा था या प्रवेश द्वार था एशिया की ओर व्यापार करने का कुस्तुनतुनिया। उस पर जब मुसलमानों का आधिपत्य हो गया तो थल मार्ग से व्यापार तो सीमित हुआ, किंतु जल मार्ग से व्यापार बढ़ गया। हम सभी जानते हैं सामुद्रिक गतिविधियाँ बढ़ीं। अब इसी के कारण भौगोलिक खोज हुए और व्यापार जल मार्गों से अधिक बढ़ गया। तो व्यापारिक उन्नति इस काल में हुई। नगरों का विकास भी हुआ। फ्लोरेंस, ओवियो, वेनिस, लीड्स, ग्लासगो, लिवरपूल आदि नए नगर स्थापित हुए। नगर में शिक्षा के केंद्र थे। ये नगर व्यापार के केंद्र थे, बौद्धिक विकास के केंद्र थे। नगरों में जनसंख्या का भी केंद्रीकरण हुआ। तो ये अगली विशेषता थी। राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ। स्पेन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड में राजा और राजतंत्र सशक्त हो गया। शक्तिशाली सेनाओं का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय चर्च की स्थापना हुई। इस तरह से राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ। उपनिवेशों की स्थापना की दौड़ शुरू हो गई। स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड प्रमुख उपनिवेशवादी देश थे। एशिया, अफ्रीका, अमेरिकी द्वीप में, महाद्वीप में उपनिवेश स्थापित हुए। अत्यधिक लाभ इससे न केवल व्यापारियों ने बल्कि देशों ने भी प्राप्त किया। अब हम देखेंगे पुनः जागरण का प्रभाव क्या हुआ था। व्यापक प्रभाव था।
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। चर्च बंधन से मुक्त हो गए। अज्ञानता और अंधविश्वास का विनाश, ये पहला परिणाम हम देख रहे हैं। चर्च का जो बंधन था, ज़रूरत से ज़्यादा दबाव लोगों पर था, चर्चों का नियंत्रण था, वो अब उससे मुक्ति मिली। रूढ़िवादी परंपराएं, मान्यताएं और जो अंधविश्वास थे उनसे मुक्ति मिली। तो अज्ञानता और अंधविश्वास का जो वातावरण था वो समाप्त हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। तथ्य और प्रमाणों को महत्व मिला। प्रायोगिक विज्ञान की नींव रोजर बेकन ने रखी थी, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। स्वतंत्र चिंतन और तर्कों को महत्ता प्राप्त हुई। चिकित्सा, रसायन, गणित, पदार्थ विज्ञान, इनको महत्व मिला। तो वैज्ञानिक दृष्टि का इस काल में विकास हुआ, ये प्रभाव था। तीसरा प्रभाव, व्यक्तिवादी एवं भौतिकवादी दृष्टिकोणों का विकास। भौतिकवाद और लौकिकता को महत्व दिया गया। संसार की सफलता को महत्वपूर्ण माना गया। व्यक्तिगत आज़ादी की भावना को प्रोत्साहन मिला। नैतिकता, त्याग, बलिदान, इनके महत्व सीमित हो गए। उपभोगवादी संस्कृति का कुल मिलाकर कहा जा सकता है विकास हुआ। तो ये व्यक्तिवादी और भौतिकवादी, व्यक्तिवाद से अर्थ व्यक्तिगत आज़ादी पर अधिक जोर, व्यक्ति के विकास पर, अपने स्वार्थ पर, एक तरह से कहें प्रकारांतर से, तो व्यक्ति अधिक स्वार्थी होता गया। भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। मानववाद का जन्म हुआ। विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है कि मनुष्य केंद्र में आ गया। पुरानी क्लासिकी साहित्य का अध्ययन हुआ। नवोन्नत ज्ञान, नवीन ज्ञान इसको कहा जाता है। तो मानववाद का जन्म हुआ, ये बड़ा प्रभाव था। सामाजिक प्रभाव, मध्यम वर्ग का जन्म एवं महत्ता में वृद्धि। मध्यम वर्ग की केंद्रीय भूमिका थी। सामंतों की प्रतिष्ठा में कमी हुई, उनका पतन हुआ। व्यवसायी, उद्योगपति, बुद्धिजीवी और वैज्ञानिकों को महत्व प्राप्त हुआ। समाज में लोकतांत्रिक परंपराएं भी बढ़ीं। तो ये सामाजिक प्रभाव था। मध्यम वर्ग का जन्म और सामंतों का पतन सामाजिक प्रभाव में महत्वपूर्ण थे। राजनीतिक प्रभाव में के अंतर्गत हम देखते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था गई। यह राजनीतिक बड़ा परिवर्तन था। राष्ट्रीय राजतंत्र का उदय हुआ। राजा शक्तिशाली हो गए। आधुनिक राज्यों की नींव पड़ गई। जो वर्तमान में हम देखते हैं उसकी नींव इसी समय पड़ी। राष्ट्रीयता की भावना से राज्य ओतप्रोत थे। राजभक्ति अब देशभक्ति हो गई। दोनों में एक या एक पर्याय हो गए दोनों। लोकतंत्र की भावना का राजनीतिक क्षेत्र में विकास हुआ। तो इस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा चर्च के नियंत्रण से मुक्त हो गई। लौकिक और भौतिक शिक्षा दी गई, व्यवहारिक शिक्षा दी गई। व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनका पाठ्यक्रम निश्चित कर दिया गया। तो वर्तमान में जो हम शिक्षा देखते हैं उसकी नींव इस काल में पड़ी। मुख्य रूप से तो चर्च से शिक्षा मुक्त हुई। धार्मिक शिक्षा जो थी उससे हटकर भौतिक, रसायन, गणित, विज्ञान और कलाओं की शिक्षा दी गई। भौगोलिक खोज अत्यधिक प्रोत्साहित हुए थे। पुर्तगाल में जॉन द्वितीय, मैनुअल प्रथम, स्पेन में इसाबेला, चार्ल्स प्रथम, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, हेनरी द नेविगेटर इनको कहा गया था, एलिजाबेथ, फ्रांस में फ्रांसिस प्रथम। सामुद्रिक यात्रियों में बार्थोलोमियो डियाज, कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुसी, कैबरल, मैगलन, कैबट, फ्रांसिस ड्रेक, पिजारो, कार्टियर्स आदि प्रमुख थे। तो इस तरह से नाविक गतिविधियाँ, सामुद्रिक गतिविधियाँ बहुत तीव्रता से बढ़ीं। आर्थिक क्षेत्र में व्यापक प्रभाव हुए। उपनिवेशों की स्थापना हुई। व्यापार एवं उद्योग में वृद्धि हो गई। उद्योग के क्षेत्र में तो औद्योगिक क्रांति हुई। मुद्रा व्यवसाय शुरू हुआ। मुद्रा का भी व्यवसाय शुरू हो गया। मुद्रा जो है वो सिक्के के रूप में ढलने शुरू हुए और उसका भी व्यवसाय हुआ। और मुद्रा विनिमय में भी लाभ लोगों ने प्राप्त किया। मुद्रा विनिमय करके वाणिज्यवादी विचारधारा का विकास हुआ। इस पर हम एक अध्याय में ही पूरी चर्चा कर चुके हैं। राज्य ने नियम बनाने शुरू किए क्योंकि वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ गई थीं। समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ। उद्योगों की स्थापना के साथ मजदूरों की संख्या बढ़ी और उनके सर्वहारा वर्ग पर अत्याचार और उसको लेकर के जो विचारधारा खड़ी हुई, समाजवादी विचारधारा है, उसका जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो गया। इन कारणों से, आधुनिक खोजों के कारण, व्यापार में वृद्धि के कारण, अधिक सोना, अधिक धन, अधिक शक्ति का नारा दिया गया। ये उस समय के आर्थिक विचार थे। यूरोपवासियों का जीवन समृद्धशाली हुआ और समुन्नत हुआ, ये भी आर्थिक परिणाम था। साहित्य एवं कला के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया।
लोक भाषा में साहित्य की रचना की गई, जैसे हमने चर्चा की। प्राचीन प्रेरणा, नवीन आदर्श और यथार्थ का समन्वय साहित्य और कला के क्षेत्र में देखने को मिलता है। छापे खाने का आविष्कार हुआ, ग्रंथ सहज उपलब्ध हो गए, कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई, बहुत व्यापक। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, सभी में कलाकारों की बाढ़ आ गई। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल उल्लेखनीय कलाकार हैं। ये जीनियस कलाकार थे, न केवल चित्रकारी, न केवल मूर्तिकार, बल्कि दार्शनिक और कवि लेखक भी थे। लास्ट जजमेंट, लास्ट सपर, मोनालिसा, ये प्रसिद्ध कृतियां हैं चित्रकला की इनकी। मध्यकालीन गाथिक शैली स्थापत्य के क्षेत्र में, उसमें परिवर्तन हुआ, नवीन कला का जन्म हुआ। सेंट पीटर का गिरजाघर एवं वेटिकन सिटी में सिस्टाइन का गिरजाघर स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। तो कला के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन, बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। धार्मिक प्रभाव के अंदर अगर चर्चा करें, धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ, प्रति धर्म सुधार उसके विरोध में चला। चर्च की व्यवस्था, पोपशाही में सुधार हुआ। प्रत्येक देश में अपना चर्च स्थापित हुआ जो राष्ट्रीय चर्च कहलाता है। चर्चों पर राज्य का नियंत्रण कायम हुआ, पोप का नियंत्रण ढीला हुआ। भ्रष्टाचार जो थे धार्मिक क्षेत्र में, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई। तो धार्मिक क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई थी। आप सभी परिचित हैं, मार्टिन लूथर ने इसकी शुरुआत की थी और बाद में कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन भी चला था। मौलिक विचारों का भी सृजन हुआ, मात्र अनुसरण ही नहीं किया गया इस काल के विद्वानों के द्वारा, मौलिक विचारों का सृजन भी इनके द्वारा किया गया। प्राचीन साहित्य से इन्होंने प्रेरणा अवश्य प्राप्त की थी, किंतु विचार इनके स्वयं के थे। तो मौलिक विचारों का सृजन भी इस काल में हुआ। इतिहास लेखन पर भी हम बड़ा प्रभाव देखते हैं। गोथों और हूणों के आक्रमण के कारण इतिहास लेखन में अवरोध पैदा हुआ था, बाधा पैदा हुई थी। इस काल में, पुनः जागरण काल में, पुनः इतिहास का लेखन व्यवस्थित रूप से शुरू हुआ। इस प्रकार से इतिहास लेखन पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिमों का जो आधिपत्य था, जिसकी हमने चर्चा की, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। पुनः जागरण को इससे बड़ी गति प्राप्त हुई थी। पुनः जागरण में जो परिवर्तन हुआ था, तीव्र गति आई थी, वो कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम आधिपत्य के साथ जब विद्वान वहाँ से भागे थे अत्याचारों के कारण, जिसकी हमने चर्चा की, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके कारण पुनः जागरण घटित हुई। मध्यम वर्ग की भूमिका केंद्रीय थी, जिसके बारे में मैंने कई बार इसी वीडियो में रेखांकित किया है कि मध्यम वर्ग जो था ज्ञानवान था, ज्ञान संपन्न था, कुछ असंतुष्ट था, सम्मान उसको उतना प्राप्त नहीं था और बुद्धि संपन्न था, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इसमें थे। तो मध्यम वर्ग ने सदा से केंद्रीय भूमिका निभाई। जितनी भी क्रांतियाँ, बड़े वैचारिक परिवर्तन हुए, उसमें मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस काल में भी उसी प्रकार की भूमिका इस मध्यम वर्ग ने निभाया। सामंतवाद के पतन में, राजाओं को शक्तिशाली बनाने में, और पूरी तरह से कहें तो मुख्य रूप से पूरे पुनः जागरण का नेतृत्व मध्यम वर्गीय लोगों ने ही किया था। तो मध्यम वर्ग की भूमिका केंद्रीय भूमिका थी। मानववाद के बारे में हमने चर्चा की। मानववाद के अंतर्गत मनुष्य को, मनुष्य के सुख को केंद्र में रखा गया। मानववादी विचारकों ने त्याग, बलिदान, आध्यात्म आदि की एक तरह से निंदा कर दी या उन्हें उपेक्षित किया। भौतिकवाद, सांसारिक सफलता, मानव सुख को केंद्र बिंदु बनाकर जो हम आज देखते हैं पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति के बारे में, जो हम आज की स्थिति देखते हैं, उसकी जो नींव थी वो इसी काल में रखी गई। तो मानववाद का जन्म हुआ। ये महत्वपूर्ण देन के रूप में या प्रभाव के रूप में माना जा सकता है। साहित्य और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। हमने इस पर चर्चा की, किस प्रकार से चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, सभी कलाओं में, और साहित्य के क्षेत्र में तो जैसे ही प्रेस स्वतंत्र होता है और छापे खाने का आविष्कार हुआ, उसके बाद कागज़ का आविष्कार हुआ, इसके बाद साहित्य का बहुत तीव्रता के साथ न केवल विकास हुआ बल्कि इसका प्रसार भी हुआ। साहित्यकारों की बाढ़, कलाकारों की बाढ़ सैकड़ों की संख्या में हमको देखने को मिलते हैं। इन्होंने प्राचीन कला और साहित्य से आदर्श प्राप्त किया, किंतु नए कला का सृजन किया, समन्वय किया यथार्थ के साथ। इस तरह से साहित्य कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। फर्गुसन ड्रून के अनुसार
पुनर्जागरण का युग महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग था, जिसमें बहुत कुछ मध्यकालीन था, कुछ स्पष्टतया आधुनिक था तथा कुछ स्वयं में विशिष्ट था।